सर आपने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आपको बताया गया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि गुल्डबर्ग और वेग ने दिया था, उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with raised to the power their stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient we got from the balanced chemical equation. लेकिन वो जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके देता है दैट इज एक्यूरेट ओनली फॉर द सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शन, जो सिंपल रिएक्शंस होंगे। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो जाते हैं वहां पे उनका जो एक कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है, जिसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया रेट लॉ। रेट लॉ एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज। वेरियस स्पीशीज के अंदर आप यहाँ पे रिएक्टेंट्स भी ले सकते हो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे कैटलिस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि किसी भी स्पीशीज के ऊपर हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता हो। अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग होगा ये, ठीक है पता। सो दे आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन। सो वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, that rate of reaction actually can explained only with the experimental data. So we can explain or find out the rate of reaction with experiments. तो अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आप डाटा यूज करेंगे और उस डाटा की हेल्प से ही आप रेट लॉ बता सकते हो, और जिसकी मदद से आप बता सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको समझते हैं। लेट्स सपोज कोई एक रिएक्शन था 2A + 3B विल गिव यू C। लेट्स सपोज ये एक रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन K इंटू कंस्टेंट, according to law of mass action के हिसाब से पता रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट ये यहां पे वैलिड नहीं है। रीजन आपको बताया, मे बी दिस रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेप। सो अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ वैलिड नहीं होगा। तो रेट एक्सप्रेशन के हिसाब से या रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू द पावर Y। तो यहाँ पे X और Y आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या है पुत्र? X इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, with respect to concentration of A. Y is order of reaction with respect to concentration of B. ये पॉइंट्स क्लियर हो गए पुत्र? अब अगर आप x और y को ऐड कर दें, that will give you the new term, say that is n, and this n is very very important. This is called order of reaction. Order of reaction. क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें इसलिए फाइंड करने की जरूरत पड़ी क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से चलें तो इनका सम यानी कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा और इंटीजर आएगा, है ना। 2, 3, 5 कुछ भी आएगा, इंटीजर आएगा। लेकिन एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो यानी कि ये वाला कंसेप्ट हमारा गलत हो गया। तो n क्या हो गया पुत्र आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ नेट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं। और k क्या है पुत्र आपका? यहां लिख रहा हूं k क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, या इसको आपने वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा था लास्ट लेक्चर में, और इसकी यूनिट के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। सो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 - n पर सेकेंड। n क्या है पुत्र आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो, सपोज एक जीरो ऑर्डर है, एक फर्स्ट ऑर्डर है, कोई सेकंड ऑर्डर है, कोई फ्रैक्शन है, कोई नेगेटिव है, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है,
तो उसका यूनिट आप कैसे फाइंड करेंगे? आप या तो इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए पुत्र, ठीक है ना, अदरवाइज डायरेक्टली ये जो आपको फॉर्मूला सिखाया है आप इसको याद करेंगे। तो आप यहां पे लगाइए, देखिए मोल पर लीटर अपॉन 1 माइनस 0 पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो n की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पुत्र, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड, तो 1 माइनस 1 0, तो किसी की पावर 0 तो उसका मतलब क्या होता है? 1, तो यानी कि क्या यूनिट बची? पर सेकेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी अगर आपको पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड दिख जाए, या रेट कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आपको पर सेकेंड दिख जाएगी, तो इमीडिएटली आप समझ जाएंगे वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट। और आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम आएंगे। अगर अब बाय द वे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो आप क्या यूनिट लिखेंगे? मोल पर लीटर अपॉन 1 माइनस 2 पर सेकेंड, ठीक है पुत्र। तो यानी कि मोल पर लीटर माइनस 1 पर सेकेंड। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है पुत्र। या फिर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। अगर nth ऑर्डर होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू यानी कि गिवन होगी, आप उसकी मदद से आप यूनिट कैलकुलेट कर पाएंगे। So there is a numerical, if rate constant is say 6 into 10 to minus 3 unit liter square per mole square per second. Now you have to find out the order of reaction. देखिए अगर यूनिट आती है मोल पर लीटर पर सेकंड, वो जीरो ऑर्डर होगा। अगर यूनिट आती है पर सेकंड तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। यानी कि हम यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी वगैरह वगैरह चाहिए होता है, तो वो हमारे पास गिवन नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ रेट कांस्टेंट गिवन है, और रेट कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, साथ में यूनिट गिवन है। तो आप जितना भी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, क्लियर कट है कि यूनिट से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है पुत्र? मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया पुत्र? सपोज लीटर स्क्वायर, इसको भी इन्वर्स कर दो, अभी 2 मिनट के लिए ऐसे लिखो, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन पर सेकेंड, ठीक है पुत्र। इसको उल्टा करें तो मोल पर लीटर माइनस 2 हो जाएगा पुत्र पर सेकेंड। यानी कि अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो यानी कि 1 माइनस n कितना होना चाहिए? माइनस 2। n को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले आओ, 1 प्लस 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है पुत्र? 3। So this is the third order of reaction. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नो रिलेशन विद द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि आप इक्वेशन को बैलेंस करके लिखते हो। लेट्स सपोज आपके पास डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रट लीजिए, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया, लेकिन अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से देखते तो वो 2 आना चाहिए था। सो क्लियरली सेड दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नो रिलेशन विद द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन सम एक्सप्रेशंस फॉर अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ऑल्सो प्रेजेंट। हो सकता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आपको पहले ही बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन की मदद से ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन स्पीशीज पे डिपेंड करता है। वो रिएक्टेंट भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, और वो कैटालिस्ट भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो ये प्रोडक्ट वाला एग्जांपल है पुत्र। सपोज डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन को डिकम्पोज करोगे टू गेट ऑक्सीजन गैस, बैलेंस करोगे 2 और 3 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखते तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है खाली 2, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा कैसे पाया गया? मैंने आपको पहले ही बताया पुत्र कैसे पाया गया, विद एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन रेज़्ड टू द पावर 2 इनटू ऑक्सीजन रेज़्ड टू द पावर -1। तो आप देखें ऑक्सीजन जो है ये आपका प्रोडक्ट है,
और अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी यहां फाइंड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा 2 + -1 यानी कि 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वेरी कर जाएगा। सो थर्ड पॉइंट, अगेन if you want to express the rate law expression, catalyst may also present in its expression. For example, sulfur dioxide को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं to get a sulfur trioxide. This reaction catalyzed by the NO nitric oxide. अब एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है that depend upon the oxygen and nitric oxide. नाइट्रिक ऑक्साइड आपका कैटलिस्ट है और ऑक्सीजन के ऊपर रेस्ट पावर 2 आएगा, हालांकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में नहीं आया। तो ये कैसे पाया गया सर? अगेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंट्स कर करके आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स अभी करके भी दिखाएंगे, तो उनकी मदद से ये सब चीजें हुई। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दीजिए जो आपको वहां पे बताया गया था कंसंट्रेशन टर्म में, कि इन सम केसेस व्हाइल एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द रेट लॉ एक्सप्रेशन मे बी 1 or none or all of the reactant may or may not be present in the rate law expression. तो यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा। So they are the very important point for the order of a reaction. तो in some examples for order of reaction, suppose सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करें जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा। डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो डीकम्पोजिशन वर्ड यहाँ पे पकड़ लो इन 3 केस के लिए। तो यहाँ पे आपने देखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो भी टर्म है N2O5 को डीकम्पोज किया टू गेट 4NO2 + O2, तो लगता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, बट नहीं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1। इसी तरह 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकम्पोज होंगे तो देंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगेन लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका K × H2O2 रेज़्ड पावर 2 होगा, बट नहीं, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर 1। रेज़्ड टू द पावर 1 क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, एज वेल एज हम ये भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे ही एक एग्जांपल और, अमोनियम नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करते हो तो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन सेज दैट आई एम अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यू कैन सी 0 ऑर्डर रिएक्शन, अमोनिया डिकम्पोज होगा in the presence of a platinum which will act as a catalyst to give us nitrogen and 3 moles of hydrogen। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि वो डिपेंड ही नहीं करता किसी भी स्पीशीज के ऊपर। सो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू अमोनिया की पावर 0, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप एसिटाल्डिहाइड को डिकम्पोज करते हो तो आपको अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो देखने में लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन शायद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, बट एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन जो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन इज अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज़्ड टू द पावर 1.5 या फिर 3/2। ऐसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं टू गेट अ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो वहां पे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? फ्रैक्शनल। H2 + Br2 will give 2HBr। तो इस रिएक्शन के लिए भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है पुत्र दैट इज इक्वल टू H2 × Br2 रेज़्ड टू पावर 1 to 1/2। तो यानी कि आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? अगेन फ्रैक्शन। ठीक है जी। सो पुत्र रेट लॉ एक्सप्रेशन के वैल्यू को या रेट लॉ एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट। उसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है कोई भी, 3A + 2B विल गिव यू C, यानी कि प्रोडक्ट। अब A की कंसंट्रेशन दे रखी है, B की दे रखी है और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। इसका मतलब क्या है पुत्र? ये कंसंट्रेशन फर्स्ट केस में जब एक्सपेरिमेंट 1 किया गया तब आपने 0.1 दोनों की कंसंट्रेशन रखी, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया ये।
अब सेकेंड टाइम पे आपने किसी एक की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देना है और दूसरे की कंसंट्रेशन चेंज करनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो भी वैल्यू आएगी वो आपने नोट डाउन करनी है। सिमिलरली थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये आया 0.214 इंटू समथिंग जो भी आया होता है, ठीक है। अब यूनिट देख के आप डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की है, ना कि रेट कांस्टेंट की, गलती मत कीजिएगा। अब आप क्या करेंगे पुत्र, आप यहां पे हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लगता है वो लगाइए। लेट सपोज मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, देखो सपोज फर्स्ट इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू पावर x इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़्ड टू पावर y। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या होगा पुत्र 1 इंटू 10⁻³ है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसा लिख लिया, रेट कांस्टेंट मेरे को नहीं पता मैंने ऐसा लिख लिया। सेकंड केस में आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, सेम ही रिएक्शन है इसलिए रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, इनटू 0.1 रेज़्ड टू पावर x इनटू 0.2 रेज़्ड टू पावर y, ठीक है पुत्र। इसी का थर्ड केस बनाइए 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू 0.2 रेज़्ड टू पावर x 0.1 रेज़्ड टू पावर y। अब उत्तर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइनली फाइंड करना है, उसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यू चाहिए। तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन वेरिएंट्स हैं, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को ये दिख रहे हैं कि इसके अंदर k से k कटेगा, 0.1 ये वाला कट जाएगा, यानी कि मैं फर्स्ट केस में डिवाइड करता हूं, डिवाइड 2/1, मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा जी 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k इंटू 0.1 रेज़्ड टू पावर x इंटू 0.2 रेज़्ड टू पावर y अपॉन k इंटू 0.1 रेज़्ड टू पावर x 0.1 रेज़्ड टू पावर y पुत्र। अब जो जो कटता है काट दो, तो क्या वैल्यू बची 2 इज इक्वल टू, अब y कॉमन है, पॉइंट से पॉइंट कर दिया, क्या 2 रेज़्ड टू पावर y लिख सकता हूं पुत्र मैं। अब अगर कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम x फाइंड करें। अब जो भी डाटा दे रखा है उसकी मदद से आप देखिए कि x कैसे फाइंड कर सकते हैं। जहां पे कुछ कटता हो तो ये वाले कट रहे हैं, इस बार ये वाले नहीं कट रहे, ये वाले कांस्टेंट लेंगे, यानी कि थर्ड और फर्स्ट लेना पड़ेगा। सो अगर मेरे को y कैलकुलेट करना है तो डिवाइड 3/1, इस बार ही मैं थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं। तो थर्ड क्या है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू k इंटू 0.2 रेज़्ड टू पावर x 0.1 रेज़्ड टू पावर y। आपने ये फाइंड करना है कि कौन से टर्म आपस में कट सकती है, उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी करके आप यूज करेंगे टू गेट अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पुत्र ये क्लियर कट दिख रहे हैं, कट रहे हैं। तो यहां से क्या बचता है 4 इक्वल टू 0.2 रेज़्ड टू पावर x अपॉन 0.1 रेज़्ड टू पावर x। अगेन x कॉमन ले लोगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी 2 इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर x, सॉरी 2 कह रहा हूं, 4 इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर x। तो अगर बेस 2 लाना है तो क्या मैं 4 को 2 की पावर स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर x ऐसा लिख सकता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई पुत्र 2, y की वैल्यू क्या है 1। तो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया सर 3, x प्लस वाई होता है ना पुत्र। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू x प्लस वाई के हिसाब से 2 + 1 3, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गायब हो गया। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी में भी फाइंड कर दो, यहां पे लिख दो। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन 1 इंटू 10⁻³ या फिर सिंपल लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़्ड टू पावर A की टर्म्स x है, x के लिए 2, B के लिए 1। ये हो गया इसका जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर बाय द वे आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो अब आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x और y की वैल्यू पुट कीजिए, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। तो अगर आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी निकालना हो तो आप पुट करेंगे x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है, तो उसके अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 इंटू
ये यूनिट आ गई, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो भैया यहाँ से क्लियर हो जाता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3, इसका सारा कुछ सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया उत्तर?